तो अब हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन का दूसरा हम लोग बिग बिग ओ देख चुके हैं, बिग ओमेगा पे आते हैं। तो बिग ओमेगा का सिंबल क्या है हमारा, ये बिग ओमेगा। इस चीज से दिखाते हैं बिग ओमेगा को, और इसका ऑपरेटर जो होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखो ज्यादा कुछ है नहीं, चेंज है नहीं। जो बिग ओ में था सारा चीज सेम है, सारा कंडीशन सेम है, बस वहां पे ऑपरेटर हम रखे थे स्मॉलर देन इक्वल टू। बिग ओ में हमारा ऑपरेटर था स्मॉलर देन इक्वल टू, यहाँ पे ऑपरेटर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। बिग बिग ओ में मेरा सिंबल बिग ओ ये था, और यहाँ पे सिंबल है मेरा ये ओमेगा का ये। बस बाकी जो भी पिछले बार एक्सप्लेनेशन था सारा चीज सेम है, हर चीज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेलिटीज के लिए आप देख लो फिर से ये एफ ऑफ एन। और देखो एफ ऑफ एन जी ऑफ एन दोनों पॉजिटिव फंक्शन है। तो एफ ऑफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ। अच्छा ये बता देते हैं इफ एंड ओनली इफ। देखो इफ एंड ओनली इफ क्या है, ये डिस्क्रीट मैथ्स में जब आप प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ को ऐसा दिखाते हैं, ये वाला चीज से दिखाते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसमें होता क्या है कि अगर हमारा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो राइट हैंड साइड भी ट्रू होना चाहिए, अगर सारा ये स्टेटमेंट को अगर वैलिड होना है तो। या नहीं तो अगर लेफ्ट हैंड साइड मेरा फॉल्स है तो राइट हैंड साइड भी फॉल्स होगा, तब भी ये स्टेटमेंट मेरा वैलिड रहेगा। अगर लेफ्ट ट्रू है राइट भी ट्रू है तो वैलिड है, लेफ्ट फॉल्स है और राइट भी फॉल्स है तो मेरा तब भी मेरा वैलिड है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, हम इफ एंड ओनली इफ को बता सकते हैं कि दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट, इक्वल। क्योंकि देखो इधर ट्रू तो इधर भी ट्रू तो वैलिड है, इक्वल है। इधर फॉल्स तो वैलिड है, इक्वल है। और इफ एंड ओनली इफ को हम या तो लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, समझ रहे हो, नहीं तो आई डबल एफ बोलो तो इफ एंड ओनली इफ होता है ये। तो बोला है एफ ऑफ एन इज बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। तो यहाँ पे बस ये चेंज हुआ, ऑपरेटर चेंज हुआ हमारा। तो क्या हमको प्रूव यहाँ पे ये करना है कि एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एन है, और मेरा कांस्टेंट का कुछ हेल्प लेना है। कांस्टेंट के हेल्प से अगर हम प्रूव कर पा रहे हैं कि ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन जो है हमारा बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन होगा। और ये कंडीशन था फॉर ऑल एन, सारा एन का वैल्यू के लिए। अब ये एन पे कंडीशन होता है कुछ कि एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। देखो ये एन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है याद करो, एन नॉट था हमारा वो ग्राफ, याद है ग्राफ याद है, ग्राफ में कुछ एन नॉट होता था, मतलब स्टार्टिंग में ग्राफ में याद है ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, एक ऐसा था और एक ऐसे 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 करके यहाँ पे था। तो यहाँ से एन नॉट स्टार्ट हुआ था, इधर से एन नॉट स्टार्ट हुआ था, ये वाला पॉइंट से। मतलब इनिशियल इनपुट जिसके बाद से ये कंडीशन होल्ड करे, दैट इज एन नॉट। और उसके बाद अब जो भी एन का वैल्यू डालो तो ये कंडीशन होल्ड करे। इसलिए ये होता है कि एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और सारा एन के लिए। और एन नॉट से पहले वाला एन के लिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी ये कंडीशन होल्ड करेगा कभी नहीं करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। देखो ये वाला जगह का बात कर रहे हैं, इधर यहाँ से कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो एन नॉट है हमारा, इसके बाद कुछ भी एन का वैल्यू डालो ये हमेशा करेगा। और सच दैट देयर एग्जिस्ट, ये क्या है देयर एग्जिस्ट, ये मेरे आइडेंटिफाइड होता है देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल। तो देयर एग्जिस्ट को हम बता सकते हैं एटलीस्ट वन या सम। तो देयर एग्जिस्ट टू कांस्टेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। बिग ओमेगा निकालना ठीक है, लेकिन कौन सा वैल्यू ऑफ सी के लिए और कौन सा वैल्यू ऑफ एन नॉट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बताना। तो देयर एग्जिस्ट टू कांस्टेंट सी ग्रेटर देन 0 एंड एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो सी है ये हमारा फ्रैक्शन रहेगा या इंटीजर रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 है ना, हो सकता है 0.2 हो सकता है 0.8 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 1 लाख हो। तो ये सी हमारा या तो फ्रैक्शन रहेगा या तो इंटीजर रहेगा। और एन नॉट का बात करें तो एन नॉट बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एन नॉट का वैल्यू इंटीजर रहेगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एन नॉट मेरा क्या था भाई, वो था मेरा इनिशियल इनपुट जहां से ये कंडीशन होल्ड करे। तो इनपुट को क्या आप तोड़ के दे सकते हो क्या, नहीं ना। तो या तो 1 दोगे या तो
या 2 इनपुट दोगे, या तो 3 इनपुट दोगे, या तो 8 दोगे, या तो 1 लाख इनपुट दोगे, आप 0.2 इनपुट नहीं दे सकते हो तोड़ के। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा, 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनपुट तो कुछ देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? इनपुट कुछ देना पड़ेगा, तभी तो आप एल्गोरिथम को एनालाइज कर पाओगे। चलो, ये सब पिछले वाले में बता चुके हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये सेम एग्जांपल जो पिछले वाला बिग ओ के लिए प्रूव किए थे कि एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, सेम था n+5 और n, चेक कर लेना। अब फिर से प्रूव करते हैं, क्या एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन है क्या? ये देखो, चेक इफ एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन है क्या, और अगर है तो कौन सा वैल्यू ऑफ सी के लिए और कौन सा वैल्यू ऑफ एन नॉट के लिए। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, यही हमारा प्रॉब्लम। चलो सॉल्व करते हैं इसको। एफ ऑफ एन क्या है मेरा? एफ ऑफ एन है क्या मेरा? n+5। दिस शुड बी व्हाट? क्योंकि मेरा बिग ओमेगा चेक करना है, तो बिग ओमेगा ये जो चेंज होगा, ये क्या चीज से होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, और कुछ कांस्टेंट का वैल्यू सी होगा, उसका हेल्प लेंगे। दैट शुड बी इक्वल टू जी ऑफ एन। जी ऑफ एन क्या है मेरा? एन है। जी ऑफ एन मेरा एन है, तो एन। ये कंडीशन को ट्रू ये बताओ, ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, और कौन सा सी का वैल्यू को मानो कि अभी हम सी का वैल्यू हम ले रहे हैं 1। सी का वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं, सी का वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट का हम कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो चलो पुट करते हैं 1। अब बोलो n+5 ग्रेटर देन इक्वल टू n है? हाँ है। बोलो हाँ है ना? चलो अब कुछ और ले लो। मानो सी का वैल्यू हम लेते हैं 2, सी का वैल्यू लेते हैं 2, तो उस केस में ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2n हो जाएगा और यहाँ n+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2m नहीं होगा, तो सी का वैल्यू 1 ही लेते हैं मानो। तो सी का वैल्यू 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रहा है ना? ट्रू। या अगर हम सी का वैल्यू 1 से छोटा ले लेते हैं, मानो सी का वैल्यू 1/2 ले रहे हैं, सी का वैल्यू 1/2 ले रहे हैं, तो यहां ये वाला केस क्या हो गया? ये वाला केस क्या हो गया? ये वाला इसका वैल्यू क्या हो गया? सी का वैल्यू है 1/2, यानी कि 1/2 इंटू एन, टोटल क्या हो गया? n/2। और राइट साइड में क्या है? n+5। तो n+5 यहां देखो, एग्जैक्ट n है, n का कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहां पे n का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2। तो ये बड़ा है, तो c का वैल्यू 1 के लिए भी बड़ा है। c का वैल्यू 1 से छोटा कुछ भी ले लो, लेकिन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगा। तो हम 1 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, तुम्हारे पे है। अब 1 लोगे तो उस हिसाब से n0 चेंज होगा, 1/2 लोगे तो उस हिसाब से n0 चेंज होगा। तो हम लेके चलते हैं 1/2, क्योंकि सी का वैल्यू अगर 1 लेंगे, इसका मतलब कांस्टेंट का हम हेल्प नहीं ले रहे हैं। हम ट्राई करते हैं कि कांस्टेंट का हेल्प लें, तो हम सी का वैल्यू 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं क्या 1/2 के लिए क्या n0 का वैल्यू होगा। तो हमारा क्या ये इक्वेशन बना, इक्वेशन हुआ मेरा, ये मेरा इक्वेशन हुआ कि n+5 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इंटू एन। चलो अब n0 का वैल्यू पुट करते हैं इस पे, अब n0 का वैल्यू पुट करते हैं इस पे। ठीक है, n0 का वैल्यू पुट करते हैं। मानो n0 का वैल्यू मेरा 1 लिए, इनिशियल से चेक करो, 1 लिए तो क्या हुआ? 1 + 5 6, और यहाँ पे 1/2, ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है।